Look, I hope you guys are doing good. And yes, welcome back to the Unacademy. Let me just please check. Let me check if I'm online. Yes, so we are online as of now. I hope आपकी होली जो है वो अच्छी चल रही है। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सीए स्टूडेंट्स के लिए होली दिवाली कुछ नहीं होता, दोनों एक जैसा ही है। सो बेसिकली द थिंग इज कि क्या होता है, एक मिनट। हाँ, राइट। सो बेसिकली सीए स्टूडेंट्स के लिए होली दिवाली कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपकी बुक्स होती है हमेशा। तो क्या है, थोड़े दिन के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे होली है, वी कांट प्ले एंड थिंग्स लाइक दैट, इट्स ओके, क्योंकि आगे फ्यूचर में आने वाली सारी होली आप खेलने वाले हो। तो आज अगर आप नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हो तो इट्स टोटली फाइन, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बुक्स एंड एग्जाम्स। चलो, वेरी गुड। तो आज हम क्या करने वाले हैं, लेट्स डिस्कस। तो आपका चैप्टर है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस का। उसके ऊपर जितने एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैं फ्रेम कर पाई मैंने किए, और उन्हें अभी हम अपनी क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। वेरी गुड। और साथ साथ में हम क्या करने वाले हैं, साथ साथ में हम करेंगे आपकी जो आरटीपी के जो क्वेश्चंस है, आपकी प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स की आरटीपीज। दैट इज व्हाट, दैट इज एक तो आप क्या हो गया मई 2020, फिर हो गया आपका नवंबर 2019, फिर हो गया आपका मई 2019। तो हम इन तीनों की आरटीपीज जो है उनको डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। चलो, तैयार है आप लोग, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला आपका जो एमसीक्यू है वो है अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म्ड और कंटेन्ड इन द एंटिटीज रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। मतलब ऐसा रिस्पॉन्स जिसमें हमने जो इंफॉर्मेशन मांगी है और जो कंफर्मिंग पार्टी ने हमें जो इंफॉर्मेशन दी है उन दोनों में डिफरेंस हो। तो आप क्या उसको क्या बोलते हैं, बताओ मुझे। चलो आंसर दीजिए। इट विल बी एक्सेप्शन। मतलब जो आपने मांगा है और उन्होंने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो दोनों अलग अलग है। फिर क्या है, SQC1, that is Standards on Quality Control 1, requires the firms to establish policies and procedures for the retention of engagement documents. तो as per SQC1, जो भी आप ऑडिट के दौरान जितने भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हो उनको आपको सर्टेन पीरियड के लिए क्या करना होता है, रिटेन करना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है। तो SQC1 के हिसाब से द रिटेंशन पीरियड फॉर ऑडिट एंगेजमेंट ऑर्डिनरली इज नॉट शॉर्टर देन। तो मुझे बताओ कितने साल तक आपको क्या रखने पड़ेंगे, इन ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करना पड़ेगा। कौन देगा मुझे एग्जांपल। सो बेसिकली द आंसर इज 7 years. Very good. Then the initial audit engagement is an audit engagement in which either the financial statements for the prior period were not audited, या the financial statement for the prior period were audited by a predecessor auditor, या all of the above. तो इसका आंसर क्या होगा। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कौन सी एंगेजमेंट होती है, जिसमें आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या तो पिछले साल के ऑडिट ही नहीं किए गए थे या फिर ऑडिट किए गए थे पर किसी और ऑडिटर ने किए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। वेरी वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड टू द फ्रेज dash is the in the auditor's report signifies that auditor is required to express his opinion as to whether the state of affairs and the result of the entity as ascertained by him in the course of his audit are truly and fairly represented in the accounts अंडर ऑडिट। तो ऐसा कौन सा फ्रेज है जो बोलता है, जो अभी आपने पढ़ा कि जो आपका रिजल्ट है एंटिटी का इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, जो आप बोले हो कि आपकी जो स्टेटमेंट्स है जो आपकी एंटिटी के वो क्या है, एकदम ट्रूली एंड फेयरली रिप्रेजेंटेटेड है अंडर ऑडिट। तो ये कौन सा फ्रेज आपका करता है, मटीरियलिटी। इस फ्रेज को क्या बोलते हैं, मटीरियलिटी, ट्रू एंड फेयर, इंडिपेंडेंट, या नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर, ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर का जो फ्रेज है यही बताता है कि क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। ये ऑडिटर को क्या होता है, ऑडिटर को ये ओपिनियन देना होता है एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर कि क्या एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। उस पे ऑडिटर को क्या देना होता है, अपना ओपिनियन। वेरी गुड। अब बताओ, इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फैक्ट्स दैट बिकेम नोन टू द ऑडिटर्स आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो बेसिकली क्या है, ऐसे इवेंट अकरिंग बिटवीन, या तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपकी डेट है
और डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये तो पता है, जैसे साल खत्म हो जाता है आपका, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म होगा उसके बाद उसकी ऑडिट होगी, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एंड डेट होता है जैसे 31 मार्च, और ऑडिटर आके उसके बाद में ऑडिट करेगा, फिर बाद में फॉर एग्जांपल ऑडिट रिपोर्ट इशू की, फॉर एग्जांपल अगस्त में इशू की, तो आपकी मार्च से अगस्त के होने के जो बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगे, ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं राइट, जो आपके जो करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या पड़े, उनका फर्क पड़े, ऐसे इवेंट्स हैं। ऐसे अगर इवेंट्स अकर होते हैं बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, या फिर ऐसे फैक्ट्स that became known to the auditor after the date of the auditor's report, मतलब ऐसे facts जो कि ऑडिटर को कब पता चले, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद में पता चले, पर अगर ये फैक्ट्स ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट इशू करने वाले दिन पता होते तो शायद ऑडिटर क्या कर देता, अपना ओपिनियन चेंज कर देता। तो इन सब इवेंट्स जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डेट है उसके बाद में अकर होते हैं, पर शायद आपकी ऑडिट रिपोर्ट के इशू होने के पहले या बाद में पता चलते हैं, तो इन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, बोलो सब्सीक्वेंट इवेंट, प्रायर पीरियड इवेंट, या बोथ ए एंड अबव। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है सब्सीक्वेंट इवेंट्स। वेरी वेरी गुड। फिर क्या है, डैश रेफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, relevant audit evidence is obtained and conclusion that the auditor reached। तो किसे बोलते हैं? डैश रेफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। क्या होगा इसका आंसर? कहां पे सारे रिकॉर्ड्स आपके ऑडिट प्रोसीजर्स के क्या होते हैं, कलेक्ट कहां रखते हो आप जमा करके? आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आपके ऑडिट डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, आपके सारे जो भी आपने थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसीजर्स किए, जो आपको ऑडिट एविडेंसेस मिले, जो आपने कंक्लूजन फॉर्म किया है, उसका जो भी बेसिस है वो कहां पे सारा कलेक्टेड होता है, उनको बोलते हैं ऑडिट। आपके ऑडिट किए गए डॉक्यूमेंट्स मतलब आपके वर्किंग पेपर्स। वेरी इजी। तो देखो, अगर आपको ये चैप्टर के सारे एमसीक्यूज जो मैं आपको पढ़ा रही हूं अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वेरी वेरी गुड, और अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका पूरे चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं हम। कब करने वाले हैं हम? आज 6:45 को अनअकैडमी के ऐप पे क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, और उस क्लास का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, तो उस लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे साथ इस चैप्टर को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। तो आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर के क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। एंड दैट क्लास इज रिकॉर्डेड ऑल्सो। अगर आप आज नहीं देख पाए तो आप बाद में भी देख सकते हैं, इट्स ओके। चलो, moving forward to, dash may be defined as one or more folders or other storage media in physical or electronic form containing the records that comprise the audit documentation for a specific engagement। मतलब हम कौन सी ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होते हैं, आपके सारे ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, हम क्या रखते हैं, बेसिकली स्टोर करते हैं। मतलब ये क्या हो सकता है, ऐसा फोल्डर शायद हो सकता है वो फिजिकल फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें आपके ऑडिट डॉक्यूमेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं, ऑडिट फाइल, ऑडिट एविडेंस, कंप्लीशन मेमोरेंडम, या बोथ ए एंड अबव। क्या बोलेंगे? इसका आंसर है ऑडिट फाइल। वेरी गुड। Moving forward to our next MCQ, which is, as per SQC1, that is Standard on the Quality Control 1, an appropriate time limit within which to complete the assembly of the final audit file। हमने देखा क्या होता है ऑडिट फाइल, अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा ऑडिट फाइल क्या होता है। ऑडिट फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें आपके सारे ऑडिट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो बताओ मुझे, ऑडिट फाइल आपको कितने दिन में बनानी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट? आपकी ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के विद इन कितने दिन आपको क्या करना होगा, ये ऑडिट फाइल बनानी होगी? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, या 45 डेज? तो इसका आंसर क्या है, 60 डेज। वेरी वेरी गुड। समझ में आ रहा है सबको? तो दे दो थम्स अप। अगर समझ में आ रहा है तो क्या देना चाहिए, थम्स अप देना चाहिए, ताकि आपके टीचर को पता चले कि स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि नहीं। और नहीं भी आ रहा है तो डोंट वरी, स्पेशल क्लास के लिंक में जाओ और क्या करो, मेरे साथ ये चैप्टर रिवाइज कर लो। वेरी सिंपल, नहीं क्या? चलो, अब बताओ इसका आंसर। ये एमसीक्यूज हमारे इंपॉर्टेंट है, हाँ, सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम में जब पूछेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा। A request that the confirming party respond directly to the auditor only, क्या बोल रहा है, only if the confirming party
disagrees with the information provided in the request, मतलब आप तभी रिस्पॉन्ड करो अगर आपको जो रिक्वेस्ट भेजी गई है उससे आप क्या करते हो, डिसअग्री करते हो। तो ये कौन सी रिक्वेस्ट होगी? एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट पढ़ी थी, पॉजिटिव कंफर्मेशन, नॉन रिस्पॉन्स, नेगेटिव कंफर्मेशन या एक्सेप्शन। तो इसका आंसर है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो ये ऐसी एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट होती है जिसमें अगर आप उससे अगर अग्री नहीं कर रहे हो तो ही आप रिस्पॉन्ड करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। चलो, वेरी गुड। Which of the following is not an assertion about presentation and disclosure? तो हमने assertions पढ़े थे। assertions होते हैं about class of transactions, about account balances, about disclosures, सबके related assertions होते हैं। तो बताओ presentations and disclosures का इनमें से कौन सा assertion नहीं है? occurrence, राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी या फिर एग्जिस्टेंस। तो इसका आंसर है हमारा डी, एग्जिस्टेंस इज नॉट एन असर्शन इन रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो आई होप आपको असर्शन का मतलब पता हो, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो मैं ऑडिट आपकी लाइव पढ़ा रही हूं अनअकैडमी पे, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी कैन स्टडी ऑडिट टुगेदर लाइव, आपकी लाइव क्लास होगी। आप कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल मेक यू स्टडी ऑडिट इन द मोस्ट फन मैनर एवर। ओके, चलो, वेरी गुड। और अगर आपके एक सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% डिस्काउंट लेना है तो मेरा नेम यूज कर लीजिएगा, दैट इज दीपिका राठी। और आपके एक सब्सक्रिप्शन से आप अनअकैडमी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका क्लासेस एक साथ ले सकते हैं। व्हाट कैन बी बेटर देन दैट, राइट? वेरी गुड। चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट एमसीक्यू। ऑडिटर्स जजमेंट एज टू द सफिशिएंसी मे बी अफेक्टेड बाय व्हाट फैक्टर्स? तो आपके जो सारे आप क्या करते हो, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करते हो, उसके बेसिस पे क्या करते हो, ओपिनियन देते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जितने भी ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं क्या वो पूरे हैं, क्या आपको और चाहिए, क्या करना है? तो किससे आपको पता चलेगा? मटीरियलिटी से, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट से, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन से, या ऑल ऑफ द अबव? तो बेसिकली इन तीनों चीजों से हमें पता चलता है कि क्या आपके ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट है कि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप सबको समझ में आ रहा हो, और अगर नहीं आ रहा तो वरी नॉट। मैंने क्या बोला है, स्पेशल क्लास की लिंक में जाओ, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके देखो और रिवाइज कर लो ये चैप्टर। वेरी गुड। चलो, अब हम देखेंगे आपकी जो इस साल की आरटीपी है, विच इज मे 2020 की आरटीपी, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर को रिलेशन में। चलो, वेरी गुड। तो आपका क्या क्वेश्चन है? Audit evidence is all the information used by the auditor in arriving at the conclusion on which the audit opinion is based. So audit evidence क्या होता है? जिसपे सारे evidences होते हैं जिनके behalf पे auditor क्या करता है, अपना opinion देता है। फिर क्या है? Written representations are necessary information that the auditor requires in connection with the audit of the entity's financial statement. Auditor क्या लेता है? Written representation लेता है। किससे लेता है? मैनेजमेंट से लेता है written representation. Accordingly, similar to responses to inquiries, written representations are audit evidences. क्या होते हैं written representation? Audit evidences होते हैं ऑडिटर के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट से ऑडिटर क्या लेता है? लिखित में ले लेता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बताओ, और ये सब चीजें। Explain stating clearly the objective of the auditor regarding the written representations. तो क्या है इसमें, आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑडिटर क्यों लेता है, ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन लेने के पीछे, आपको वो लिखने हैं। आई होप आपको ये आंसर याद आ रहा हो। इसमें क्या देखा था, ऑडिटर क्या लेता है, ऑब्टेन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का? रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने का, उस पे रिस्पॉन्स देने का। और क्या होता है, आपके रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, आपकी ऑडिट के दौरान ये आपका एक ऑडिट एविडेंस भी होता है। तो ये ऑडिटर की क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव। अगर याद नहीं आ रहा है फटाफट रिवाइज कर लेना मेरे साथ। चलो, द ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया, उसके बाद में ऑडिटर को अगर कोई चीज के बारे में पता भी चल रहा है तो ऑडिटर उससे, उसका कोई ऑडिटर का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भाई मैंने तो ऑडिट रिपोर्ट दे दी, अब इतनी चीजें बाद में पता चल रही है जिससे शायद मेरा ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता था, पर ऑडिटर की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इस केस में। पर फिर हाउएवर, व्हेन आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट
बट बिफोर द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, मतलब ऐसे इवेंट्स हमने क्या पढ़े थे, सब्सिक्वेंट इवेंट को ऐसा इवेंट बोलते हैं जो आपके क्या हो, आपकी ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद अगर आपको कोई चीजें पता चली पर आपने अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू नहीं किया है, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू नहीं किया है, ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट इशू कर दी है, पर उसके बाद ऐसी चीजों के बारे में पता चल रहा है जिसका अगर ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट इशू करने वाले दिन पता होता तो शायद ऑडिटर क्या कर देता, अपने ओपिनियन को चेंज कर देता। तो अगर ऐसे इवेंट्स ऑडिटर को पता चलते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद, तो बताओ इसमें क्या पूछा है, ऑडिटर का क्या ऑब्लिगेशन होगा इस सिचुएशन में, ऑडिटर क्या करेगा। तो अगर अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुए हैं, ऐसे फैक्ट्स अगर ऑडिटर को पता चल रहे हैं, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से जाके बातचीत करेगा, मैनेजमेंट को पूछेगा कि अब आप क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करोगे क्या, या फिर अगर वो अमेंड नहीं कर रहे तो आप इस इवेंट को किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने वाले हो, ये हमें बताओ। तो इन 3 चीजों के बारे में आपको इधर लिखना है। समझ में आया? वेरी इजी। और अगर आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो स्पेशल क्लास में जाना, मैं समझाऊंगी और आप समझ जाओगे। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन में इन सम सर्कमस्टेंसेस गिव राइज टू हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन द ट्रांजैक्शन विद द अनरिलेटेड पार्टी। हमने पढ़ा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अगर होती है तो ऑडिटर को क्या होता है, उनको अच्छे से चेक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिससे एंटिटी क्या कर रही है, फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब फॉर एग्जांपल आपका होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ क्या कर रहा है, कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, दैट इज वन एग्जांपल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। एक्सप्लेन विद एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स, तो आपको यहाँ पे क्या देने हैं, 3 एग्जांपल देने हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के, जिससे क्या हो सकता है, जिससे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप हो सकता है कि अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो सकता है आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल रेट्स पे नहीं कर रहे हो, या तो एकदम डिस्काउंटेड रेट पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो। इससे क्या होगा, ये होता है, इस वजह से मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो ऑडिटर को ज्यादा ध्यान देना चाहिए इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे। तो इसके आपको 3 एग्जांपल देने हैं, ये आपकी बुक में मेंशन्ड है। फिर क्या बोल रहा है, फिर एक एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन पे क्या आ गया, फिर से एक क्वेश्चन आ गया। मुझे लगता है इस बार के लिए एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन का जो टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, वो काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं उस पे, तो पढ़ के जाना अच्छे से। ये क्या बोल रहा है, व्हेन यूजिंग एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर द ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। ऑडिटर को क्या करना होता है, कंट्रोल मेंटेन करना होता है एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट पे, सेंडिंग द रिक्वेस्ट including follow-up request when applicable to the confirming party. Explain the other point as to when the external confirmation procedure the auditor would be required to maintain control over external confirmation request. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑडिटर को क्या क्या टाइप के कंट्रोल आपके एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट पे क्या करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। तो ये भी आंसर आपकी स्टडी मैट में है, इसे हम आज अपनी क्लास में डिस्कस भी करेंगे शाम को। फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता दूं, ऑडिटर देखेगा कि क्या टाइप का इंफॉर्मेशन आपने एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में लिखा है, वेदर आपका जो एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन में जो आपने जिन जिन पार्टी को सेलेक्ट किया है रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन भेजने के लिए, क्या वो पार्टीज अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो आप ये क्या करोगे, सारी चीजों को ध्यान में रख के कंट्रोल लगाओगे आपके एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन पे। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, डिफाइन द फॉलोइंग पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन रिस्पॉन्स, एक्सेप्शन। तो इन चारों को, जो आपके एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन के अंदर ये चारों डेफिनेशन आती है, तो इनको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। वेरी इजी, हमने पढ़ा हुआ है अपनी क्लास में, और अगर आपने नहीं पढ़ा है मेरे साथ में तो क्या करोगे, मेरे साथ पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए स्पेशल क्लास में जाके। Now explain stating the examples of matters relevant in planning attendance at the physical inventory counting। मतलब जब physical inventory counting होती है तो ऑडिटर को किन किन मैटर्स को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। What are the matters relevant? तो क्या मैटर्स होते हैं, किस टाइम पे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट हो रहा है, क्या इन्वेंट्री है जिसका फिजिकल इन्वेंट्री काउंट हो रहा है, क्या लोकेशन है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी इस आंसर में। आई होप क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप दे दो, नहीं आ रहा है तो स्पेशल क्लास में मेरे साथ सीख लो। चलो फिर आ गया आपकी आरटीपी नवंबर 2019 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। चलो आरटीपी क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके आरटीपी के कई बार क्वेश्चंस मैं हमेशा बोलती हूँ आ जाते हैं एग्जाम्स में, नहीं तो आपको क्लैरिटी भी मिलती है कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इससे क्या होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपने जो पढ़ा है, अगर आप आंसर कर पाएंगे तो। आपका एक क्वेश्चन क्या है, ऑडिटिंग क्या है, एक लॉजिकल प्रोसेस है
An auditor is called upon to assess the articularities of the situation, review the statement of accounts. आपको बुलाया जाता है, राइट? आपको बुलाते होंगे लोग कि भाई मेरा अकाउंट्स देख के बता दो, आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे दो about the truth and the fairness of such accounts. This he cannot do unless he has examined the financial statement objectively. जब तक आप financial statement को नहीं ऑब्जेक्टिवली चेक करोगे, इंडिपेंडेंटली नहीं चेक करोगे, तो तब तक आप ओपिनियन नहीं दे सकते. He needs to obtain the audit evidences to obtain information for arriving as its judgment. Obviously ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे ओपिनियन देने के लिए. यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिस्कस एक्सप्लेनिंग क्लियरली द डिटेल्ड मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. यहाँ पे आपको ऑडिट एविडेंस का क्या बताना है, मतलब बताना है डिटेल में. तो क्या लिख दोगे? ऑडिट एविडेंस ऐसे एविडेंस होते हैं जिससे ऑडिटर अपना क्या करता है, ओपिनियन फ्रेम करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. और भी चीजें लिखोगे जिनको हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे. फिर क्या है? ऑडिट एविडेंस इज नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑडिट ओपिनियन एंड रिपोर्ट. इट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर एंड इज प्राइमरीली ऑब्टेन फ्रॉम ऑडिट प्रोसीजर. ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन करोगे ऑडिट प्रोसीजर, तभी तो आपको क्या मिलेंगे? ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, most of the auditor's work in forming the auditor's opinion consists of obtaining and evaluating the audit evidences. Explain. तो इसको फिर ये आपका ऑडिट एविडेंस पे क्वेश्चन है और इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मांगा है कि जो मोस्टली ऑडिटर का काम होता है, ये क्या होता है? ऑडिट ओपिनियन का होता है. ऑडिट ओपिनियन देने का होता है ऑडिटर्स रिपोर्ट में. और कैसे देता है ऑडिटर? बाय इवैल्यूएटिंग द ऑडिट एविडेंस. तो इस चीज को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है. ये आपके स्टडी मैट में अच्छे से दिया हुआ है, तो आप फटाफट वहां से पढ़ सकते हैं और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं. नहीं तो मेरे साथ भी कर सकते हो, ऑप्शन है. फिर क्या है? SQC 1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 रिक्वायर्स द फर्म्स टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट फाइल. हमने ऑडिट फाइल का मतलब अपने MCQ में अभी पढ़ा था. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? SQC 1 ने क्या क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फ्रेम किया है. तो बहुत सारे दिया है कि आपको ऑडिट फाइल विद इन 60 days from the date of the submission of your auditor's report, जब आप दे देते हैं उसके 60 days में आपको ऑडिट फाइल बनानी पड़ती है. इन ऑडिट फाइल को आपको एटलीस्ट 7 से ज्यादा साल के लिए रखना पड़ता है. तो ये सब चीजें SQC 1 बताता है, इसको आपको इधर लिखना है. फिर बोल रहा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. ये तो मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है, राइट? व्हेन यूजिंग द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग is appropriate, assets and liabilities are recorded on the basis that the entity will be able to realize its assets and discharge its liabilities in the normal course of the business. गोइंग कंसर्न आपको पता होगा, आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, आपको पता है गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है. पर मैं फिर भी आपको फटाफट बता दूं, गोइंग कंसर्न का मतलब होता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन. अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में यूज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि एंटिटी आगे आने वाले सालों में काम करेगी और अपने जो ऑब्लिगेशंस है और जो अपने ऑब्जेक्टिव्स है, जो उसके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स है, वो आने वाले सालों में क्या करेगी? कंप्लीट करेगी, अपने एसेट्स को यूज करेगी. ठीक है? तो इसका मतलब होता है गोइंग कंसर्न, मतलब कंपनी आगे आने वाले सालों में काम करने वाली है, बंद नहीं होने वाली. गोइंग कंसर्न होता है वो. एक्सप्लेन स्टेटिंग The objective of the auditor regarding going concern. तो going concern के रिलेशन में ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है. आपकी स्टडी मैट में बड़ा क्लियरली ये सब एक्सप्लेन्ड है. और अगर आप एक और भी समझना चाहते हैं मेरे से, तो स्पेशल क्लास में जाना. ठीक है? आज 7 o'clock 6:45. हाँ, click on the link which is given below this video. Now discuss the meaning and nature of audit documentation. तो very easy, audit documentation का मतलब क्या होता है और उसका नेचर क्या है, यहाँ पे आपको बताना है. Explain clearly the objective of the auditor regarding written representation. ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है. फिर written representation पे क्वेश्चन आया है, देख लो, एग्जाम में आ सकता है शायद. Explain clearly the objective of the auditor regarding written representation. क्या ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है written representation को लेकर, यहाँ पे आपको लिखना है कि ऑडिटर को ऑब्टेन करना है written representation, उस पर रिस्पॉन्स देना है अपना, और क्या करना है वो आपको मैं क्लास में बताऊंगी. चलो, फिर आपकी आरटीपी कौन सी आ गई? मई 2019 की आरटीपी के क्वेश्चन हम देखेंगे. यहाँ पे इजी सा क्वेश्चन है. आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब पूछा है, नेचर और पर्पस पूछा है, वो लिख देना. फिर क्या पूछा है आपको? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे देख रहे हो, फॉर सम रीजन बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं. एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन पे बहुत क्वेश्चन आए हैं. तो ये क्या है? सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं. इनको क्या करोगे? एग्जाम में आपके आने के चांसेस क्या हैं? ज्यादा हैं. तो क्या करोगे? इनको ध्यान से प्रिपेयर करके जाना.
ठीक है, कोई भी चीज वैसे मैं एनकरेज नहीं करती हूँ छोड़ने के लिए, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है एग्जाम में, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आईसीआई जो है वो आपका क्या है, भगवान है, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है एग्जाम में, इसलिए कोई भी टॉपिक छोड़ना मत। पर फिर भी आरटीपी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उनको तो एटलीस्ट 100% प्रिपेयर करके जाया करो, एटलीस्ट प्रीवियस 3 अटेम्प्ट की आरटीपी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इन सब क्वेश्चन को तो करके ही जाना है। फिर क्या पूछता है यहाँ पे, judging the significance of a matter requires an objective analysis of the facts and circumstances. Documentation of the professional judgments made when significant serves to explain the auditor's conclusion and to reinforce the quality of the audit. Explain with the help of examples. तो यहाँ पे आपको क्या देने हैं, कुछ examples देने हैं जो कि easy है, आप लिख दोगे, और अगर नहीं आता तो क्लास में पढ़ लेना मेरे साथ। सेकंड का क्वेश्चन है, on the basis of the assumption that the financial statement of a company are prepared on the going concern basis, explain also describe the objective of the auditor regarding going concern. फिर से going concern पे क्वेश्चन आया है, ध्यान दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव लिखना है, गोइंग कंसर्न के रिलेशन में ऑडिटर क्या क्या चीजें चेक करेगा, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है गोइंग कंसर्न में, तो ऑडिटर वो चेक करेगा। ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेता है, बताओ कि आप गोइंग कंसर्न का जो assumption यूज कर रहे हो वो आपके लिए ठीक है कि नहीं, ये सब चीजें आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख दोगे। फिर क्या है, द ऑडिटर शैल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidences that all the events occurring between the date of the financial statement, फिर से subsequent event पे question आया है, ध्यान दे रहे हो, between the date of the financial statement and date of the auditor's report that requires adjustments and disclosures in the financial statements have been identified. Explain. फिर से subsequent event पे question आया है, ध्यान दे लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, ऐसे इवेंट्स जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेट के बाद पता चल रहे हैं एंड डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट के बीच में आपको जो चीजें पता चल रही है, ऐसे इवेंट्स पता चल रहे हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा उस केस में, तो ऑडिटर इस वैसे आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे, ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा, ऑडिटर इंपैक्ट देखेगा इन इवेंट्स का अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये सब चीजें करने वाला है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। There are specific accounting and disclosures requirement for related party relationships, transaction and balances to enable the user of financial statements to understand their nature and effect on the financial statement. Analyze and explain. आपको क्या explain करना है, the responsibility of the auditor in this regard. So basically you have to provide the responsibility of the auditor in relation to related party transaction. फिर देख रहे हो रिलेटेड पार्टी फिर रिपीट हुआ है, तो अब आपको पता चल रहा है कि कैसे पता चलता है कि एग्जाम में थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। अब आरटीपी में हर पिछले 3 अटेम्प्ट की आरटीपी में एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट किया गया है, तो अब समझ लो इट इज इंपॉर्टेंट और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो क्या देना है, थम्स अप। बी पार्ट क्या है, the quantity of audit evidence needed is affected by the auditor's assessment of the risk of material misstatement. मतलब कितना ऑडिट एविडेंसेस चाहिए, ये आपको किससे पता चलता है, आपका मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क कितना है। अगर ज्यादा है तो ज्यादा ऑडिट एविडेंस चाहिएंगे, अगर रिस्क कम है तो कम ऑडिट एविडेंसेस चाहिएंगे। एंड ऑल्सो बाय द क्वालिटी ऑफ सच ऑडिट एविडेंसेस। नाउ आपको क्या देना है, एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स जजमेंट एज टू द सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये हमने अभी एक एमसीक्यू भी डिस्कस किया था इस पे, जिसपे हमने 3 चीजें देखी थी। क्या था, साइज ऑफ पॉपुलेशन, मटीरियलिटी और क्या होता है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। इन 3 चीजों से ऑडिटर पता लगाता है कि कितने सफिशिएंट हैं उसके ऑडिट एविडेंसेस। तो आपको यहाँ पे वही लिखना है। तो यहाँ आप हमने क्या डिस्कस किया है, आपकी आरटीपी पिछले 3 अटेम्प्ट्स की आरटीपी में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किए। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए हों, और अगर आंसर्स समझ नहीं आए तो क्या करोगे, स्पेशल क्लास में जाके मुझसे पढ़ लोगे। और अगर आपको मेरे साथ ऑडिट लाइव पढ़ना है तो अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करो। आपके एक सब्सक्रिप्शन पे अनअकैडमी के सारे सब्जेक्ट्स का क्लासेस आप ले सकते हो, और मेरा डिस्काउंट ले लेना टू अवेल एन एक्स्ट्रा 10% discount. Very good. Chalo, I hope you guys had a fun session and a happy Holi to you guys. Keep studying hard, keep rocking. All the best for your exams. All right. Chalo, very good. See you for the next time. Bye bye. Have a good day.